बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेडिकेशन, एपिलेप्सी पे हम बात कर रहे थे लास्ट क्लिप के अंदर। तो ये फिट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेडिसिन के साथ हम उसको कंट्रोल मोस्टली हो जाते हैं, समटाइम्स एक से, समटाइम्स कॉम्बिनेशन से। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कि मेडिसिन्स बहुत अच्छा रोल नहीं प्ले कर रही होती हैं फिट्स सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए। उसमें कंट्रोल करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन की वर्किंग अफेक्ट हो रही होती है और बच्चा उसका जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो अफेक्ट हो रही होती है अल्टीमेटली सीजर्स की वजह से। तो उसको कंट्रोल करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिस्की भी होता है, जो कहीं पे खुदा न खास्ता ऐसी और जगह पे अगर हो जाएं तो शायद वो उसका रिस्क चांस जो है वो बढ़ जाता है उसमें लाइफ के हवाले से। उन चीज़ों को हमें देखना होता है। कुछ के लाइफ लॉन्ग सीजर्स होते हैं, सारी ज़िंदगी उनको मेडिकेशन पे रहना पड़ता है। कुछ के एज अ फेज़ आते हैं, एक असर रहे, मेडिसिन ली, उसके बाद वो ख़त्म हो गए, फिर दोबारा शायद ना हो। लेकिन एडवाइजेबल टाइम इसमें 2 इयर्स अराउंड प्लस माइनस समथिंग पे अगर वो विद मेडिकेशन कंट्रोल रहें तो उसको मेडिसिन आप ख़त्म कर सकते हैं। मेडिसिन क्या करती है, वो इसकी जो एक्टिविटी हमारे न्यूरॉन्स की होती है उसके पाथ को वो एडजस्ट करती है। जिस एक स्पेसिफिक पाथ पे जाके वो ट्रिगर होता है उसको वो कंट्रोल करती है। ट्रिगर होने की कॉजेज़ डिफरेंट हमें मिलती हैं। समटाइम्स बहुत ज़्यादा रश हो, हजूम हो, वहाँ पे भी हो सकता है। समटाइम्स किसी का ये रिफ्लेक्शन जो पानी के ऊपर जिस तरह से लाइट की पड़ती है, सन रेज़ की पड़ती है, या किसी शाइनिंग सरफेस की होती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। किसी का रेस्टलेसनेस की वजह से भी हो जाता है। किसी का नींद पूरी ना होने की वजह से भी हो सकता है। किसी का एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है। किसी का ओवर एक्साइटमेंट की वजह से भी हो सकता है। किसी का उसमें स्ट्रेस में जाने की, डिसअपॉइंटमेंट वाला फेज़ जो है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये वेरी करता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हर बच्चे को सीज़र किस वक्त कैसे होंगे। किसी का फिज़िकल एक्सर्शन से भी हो जाता है। सो इट वेरीज़। हमें एक रेगुलर ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है उसको हम जो है एवेलुएट कर सकते हैं कि इस बच्चे के सीजर्स किस वजह से हैं। दैट माइट हेल्प अस टू अवॉइड दैट फॉर फ्यूचर, उसमें हम कर सकते हैं। और लेकिन ये मैंने बताया ना कि उसमें ऐसी परेशानी की बात सिवाय इसके कि वो उसकी मेंटल वर्किंग को फंक्शन करते हैं, उसके अलावा बाकी उसकी ट्रीटमेंट्स के साथ हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते। मुझे फर्स्ट फिट शायद क्लास 9th में हुआ था और लास्ट शायद आज से 4-5 साल पहले हुआ है। आई एम ऑन मेडिसिन, लेता हूँ, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं उसको रेगुलर लेता हूँ और डिफरेंट ट्रिगर्स हैं मेरे भी जो मुझे मालूम है, कोशिश मैं करता हूँ टू अवॉइड दैम। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ एंड फंक्शनल। और मेडिकेशन साथ चल रही है। अब बाज़ औक़ात मैं ले लेता हूँ मेडिसिन, बाज़ औक़ात छोड़ देता हूँ। ऑफ एंड ऑन मैं इस तरह का पैटर्न रखता हूँ। नंबर ऑफ़ ओपिनियंस मैंने ली इसमें बहुत सारा डॉक्टर्स की हवाले से, बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से उसमें है, कंट्रोल्ड हैं चीज़ें। फाइन। तो मेडिकेशन एसोसिएटिव इश्यूज़ इसके जो हमने बात की है कि उसके लिए मेडिसिन्स देनी चाहिए, दी जाती हैं, उनके इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव होते हैं। कितनी ड्यूरेशन देनी है वो मेरी कोशिश की थी कि मैं आपको सारी चीज़ें उसको इन डिटेल आपसे शेयर कर सकूं। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट इस हवाले से है। होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, यही कहा जाता है। किसी को कैसा असर करती है, कैसा नहीं करती है, वो एक अलग वेरिएशंस उसमें हमें मिलती हैं। बट देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन पे होते हैं, दे मैनेज इट टू उस हवाले से सेटिस्फेक्शन होती है पेरेंट्स की, क्योंकि एलोपैथिक में भी तो उसकी वो ऑटिज़म की ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है वो, आप ये कह लीजिए फॉर सर्टन थिंग्स। दूसरी अप्रोच जो इसमें इंपॉर्टेंट है मेडिकेशन के अलावा, दैट इज़ थेराप्यूटिक। अ सेट ऑफ थेरापीज़ इज़ देयर जो कि दी जाती है, जिसमें स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, सोशल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, एक्वाइन थेरेपी, एक लंबी लिस्ट आप कह लें कि जो वीक एरिया है उस वीकनेस के साथ थेरेपी का लफ्ज़ लगा दें तो वो एक थेरेपी बन जाती है। थेरेपी क्या है? थेरेपी बेसिकली इट्स अ ट्रेनिंग जो हम एक बच्चे को एक काम करने के लिए सिखाते हैं कि इस काम को ऐसे किया जाता है। वी गिव हिम प्रैक्टिसेस, नंबर ऑफ़ प्रैक्टिसेस, ट्रायल्स देते हुए हम उसको वो चीज़ करने का आदी बनाते हैं। दिस इज़ द थेरेपी। थेरेपी के रिज़ल्ट्स बहुत ग्रेजुअल होते हैं।
स्लो प्रोसेस होता है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो डिफरेंट अप्रोचेस पे होते हैं, मेडिकेशन पे हैं, डाइटरी इंटरवेंशन पे हैं, डिफरेंट अप्रोचेस उनकी जो उन्होंने अडॉप्ट की हैं अपने बच्चे के लिए, उनके साथ साथ थेरेपी को भी सपोर्ट करते हैं और वो भी साथ साथ करवा रहे होते हैं, थेरेपी भी उसकी चल रही होती हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, समझें। स्पीच थेरेपी की अगर मैं बात करूं तो शायद ये आजकल के दौर में एक क्वालिफाइड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट या पैथोलॉजिस्ट जो एक्सपेंसिव के लिहाज से अगर हम बात करें, उसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में देखें तो 8,000 से लेके 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ तक चार्ज कर रहे हैं स्पीच थेरेपी। हाफ एन आवर चार्जेस का सेशन 5 डेज़ अ वीक के हम कहेंगे। Point is this कि being so expensive and a gradual process of learning, इसको आप कितना करा सकते हैं? कितने सेशंस पर डे आप कराएंगे? क्या आप 24 घंटे में से सोने का टाइम निकाल के सिर्फ आधा घंटा उसको बुलवाएंगे, बाकी टाइम में बुलवाएंगे नहीं? और आप चाहें कि वो आधा घंटा जो बुलवाने का प्रोसेस है वो उसको फंक्शनल कर दे, उस डिले को फिल इन कर दे स्पीच के लिहाज से स्पेसिफिकली? इट वोंट बी लाइक दैट। अब अगर फिजियोथेरेपी की हम बात करते हैं तो मेरे ये लिम्स थ्रू आउट द डे मूव करते हैं जितना पीरियड में जागता हूँ, वन वे और दी अदर। तो अगर मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ और उसमें मैं वो 40-45 मिनट्स का सेशन अगर है और मैं उसको सफिशेंट समझूँ कि वो मेरे वीकनेस को ओवरकम कर देगा, तो दैट वोंट बी सो। वो मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल्स भी इसको हमेशा, मैंने अच्छे प्रोफेशनल्स जो देखे हैं वो इनकरेज करते हैं आपको कि आप इसको इसी तरह के कामों को बढ़ाएं अपनी रूटीन के अंदर, सो दैट कि आप कि वो रीइंफोर्समेंट हो उस काम की जो वो प्रोफेशनल दे रहा है। तो ये तमाम थेरेपीज जितनी भी लिस्ट डाउन की हैं आपने देखी है स्लाइड के ऊपर, इन सब को रीइंफोर्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप अगर फाइनेंशियली अफोर्ड करते हैं तो शायद आप उसको 2 नहीं 4 दफ़ा करा लेंगे, लेकिन वो भी शायद मैं समझूं कि शायद कम होगी, क्योंकि हफ्ता इतवार अगर उस प्रोफेशनल ने जिससे आप करवा रहे हैं उसने ऑफ डे काउंट किया हुआ है तो उस दिन तो फिर रहेगी सैटरडे संडे को। वेयर एज ये 5 डेज़ प्रोफेशनल करता है, तो मैं ये हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि ये 2 डेज़ आपने करने हैं तो ये 7 डेज़ अ वीक बनता है। सिमिलरली बिहेवियर मॉडिफिकेशन के हवाले से ABA की टीचिंग कहती है कि 30 to 40 आवर्स पर वीक इंडिविजुअलाइज्ड एफर्ट बच्चे को मिले तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब वो बिहेवियर थेरेपी जो प्रोफेशनल कर रहा है उसको आप 5 डेज़ को काउंट कर लें तो वो 30-40 आवर्स नहीं बन सकते, वो आपकी एफर्ट से बनने हैं। जब तक आप उसमें अपना इनपुट साथ ऐड नहीं करेंगे 40 आवर्स पे नहीं जा सकते। अब्रॉड वी सी देयर आर सोशल सर्विसेज स्टेट देती है, होम विजिट्स में भी देती है, क्लिनिक्स में भी देती है, स्कूल्स में भी देती है, वहाँ पे शायद रीज़नेबली आपके लिए मैनेज करना मुमकिन होता है। इन पाकिस्तान वी डोंट हैव दैट सेटअप। वो आपने प्रोफेशनल के पास जाके उसको एक पैसे दे के अमाउंट अच्छी दे के ही करवाना है। तो हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच यू कैन डू इट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो जब तक आप खुद नहीं साथ शामिल होंगे उस वक्त तक आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। कोई भी अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल भी है तो वो आपको अपने एक सेशन के ऊपर रिजल्ट्स नहीं दे सकता फुल। प्रोग्रेस होगी, फ़र्क आएगा डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थेरेपिस्ट जो है वो फ़र्क ज़रूर आता है, लेकिन वो लिमिटेड होगा, 100% नहीं होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बाज़ स्वेरिटी जब ज़्यादा होती है, स्पीच थेरेपी की मैं बात करूँगा, मेन एरिया कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स का, उसके अंदर वो 8,000 वो प्रोफेशनल अगर उनसे चार्ज कर रहा है 30 मिनट्स का, बच्चे की स्वेरिटी लेवल मॉडरेट टू सीवियर में फॉल करता है। उसका पैटर्न ऑफ स्पीच का डेवलपमेंट का वो मैंने एक पिछले क्लिप के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि वो इस तरह से हमें मिलता है डेवलपमेंट का पैटर्न, वो उस पर फॉल नहीं कर रहा, वो अभी उस पर रिसेप्टिव लैंग्वेज पे ज़्यादा है। अब पेरेंट्स को वो जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो उसकी वर्बलाइजेशन से कंसर्न होता है, वो कहते हैं बोलता नहीं है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वर्बलाइजेशन कम्युनिकेशन के डिफरेंट अंदाज हैं, वर्बल भी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है। अब रिसेप्टिव लैंग्वेज का बढ़ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होना, वो सारी चीज़ें उस सेशन के अंदर फोकस हो रही होती हैं गोल्स के अंदर। एटलीस्ट मेरे पास, मैं अपने बात कर रहा हूँ, दूसरों के भी नेचुरली इस तरह का प्रोफेशनल्स का गोल होगा।
अब वो जो क्वालिटी टाइम उसको 30 मिनट्स हम दे रहे हैं, इंडिविजुअलाइज टाइम दे रहे हैं, जिसमें कि उसकी अटेंशन पे काम, बेसिक चीज़ें जो फोकस करने वाली होती हैं हर एरिया में, वो वही बुनियादी चीज़ें जो मैंने पहले भी शेयर की हैं, अटेंशन, रेपिटेटिवनेस को रेंडमाइज करना, उसको सेमनेस से हटाना, उसकी बिहेवियर्स को कंट्रोल करना, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करके फिर मैं स्पीच थेरेपी उसको करवा सकता हूँ। अगर मैं अपने सेशन 30 मिनट्स के अंदर इन चीज़ों को भी टारगेट कर रहा हूँ और फिर मैं उसको वोकैबुलरी बिल्डिंग दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उसको दे रहा हूँ, उसको मैं लेबल करवा रहा हूँ, उसको मैं पॉइंटिंग करा रहा हूँ, प्री स्किल से लेके स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स के तक जो पीरियड आ रहा है, हर बच्चे का डिफरेंट होता है, उसके मुताबिक अगर मैं उसको काम कर रहा हूँ तो उसका फ़ायदा है। आज वो रिसेप्टिवली और उस अंदाज से उसको इम्प्रूव कर रहा है, एक्सप्रेसिव में नहीं आया है। पेरेंट्स जो पेशेंटली इस चीज़ के साथ चल पाते हैं वो इन द लॉन्ग रन कामयाब होते हैं। उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज जो देखें 20 to 30% बच्चे हम कहते हैं कि ऑटिज्म पे वो ऐसे भी हैं जो थ्रू आउट द लाइफ म्यूट रहते हैं। दिस इज अ रियलिटी, इट कांट बी हेल्प्ड आउट। लेकिन हम उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एटलीस्ट उसका बेहतर कर सकते हैं, बिहेवियर्स को बेहतर करते हुए, उसकी अटेंशन को बेहतर करते हुए, उसको उन चीज़ों को फोकस करते हुए। वो बच्चा उससे भी रह जाता है अगर हम उसकी स्पीच थेरेपी डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स चाह रहे हैं वर्बल वो नहीं आ सकता। दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू, मैं शायद मेरे लिए ये इस तरह से किसी को कहना भी शायद मुश्किल है। I'm स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मैं बहुत कह भी देता हूँ, लेकिन दिस इज़ अ रियलिटी, आई कैन नॉट डिनाई इट। अगर मैं इसको छुपा रहा हूँ तो मैं गलत करूँगा। बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग और बीइंग अ गुड प्रोफेशनल, वन शुड नेवर डू सो। मिसगाइड नहीं करना किसी भी पेरेंट्स को चाहिए, हमेशा हम उनको सही बात बतानी चाहिए, इन अ बेटर वे, इन ग्रेजुअल वे, जहाँ पे कि उनके लिए एक्सेप्ट करना, हर्ट उनको हम ज़्यादा ना करें, उस अंदाज से उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। अब वो रियलिटी है, जब वो नॉन वर्बल वे में डेवलप कर रहा है, लाइकली नहीं है, वो आया ही 15 साल तक नहीं बोला, तो उसके बहुत ब्राइट चांसेस हमें नहीं मिलते हैं उसके वर्बल ऑफ एंड ऑन हो जाएगा, समटाइम्स नीड बेस हो जाएगा, इस तरह का वर्बल कम्युनिकेशन उसका डेवलप शायद हो जाए। लेकिन वो स्पीच का सेशन जो उसका हम करते हैं उसका फ़ायदा ज़रूर हो रहा होता है अगर कोई अच्छे अंदाज में कर रहा है। फ़र्क क्या आ रहा होता है? एक्सपेक्टेशंस का। मैं बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग स्पेशल एजुकेटर, मेरे गोल्स डिफरेंट हैं उसके साथ। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और गोल्स डिफरेंट हैं। मुझे अपने गोल्स में अचीवमेंट मिल रही है, पेरेंट्स को नहीं मिल रही है, बिकॉज उनके टारगेट गोल गलत है। वो ये शायद चाह रहे हैं कि उनका बच्चा बोल जाए, मैं चाह रहा हूँ कि वो तवज्जो देने लग जाए, बैठने लग जाए, पॉइंटिंग करने लग जाए, अपनी चीज़ को उठा के बता दे, समथिंग लाइक दैट कम्युनिकेशन किसी पिक्चर के थ्रू कर ले। डिफरेंट एक AAC एक नई टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी कि अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन का मेथड जो है कुछ उस तरह से आ जाए, कम्युनिकेशन में आ जाए, वो उस सोशल इन्वायरमेंट में सर्वाइवल उसका आसान हो जाए। दिस इज़ द एम, गोल। मेरे लेवल पे वो गोल अचीव हो रहा है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, वो शायद उसमें डिसअपॉइंटमेंट में भी रहें। वो अमाउंट उनको भी प्रॉब्लम कर रही होती है कि भाई इतने पैसे हम हर महीने दे रहे हैं, बट दे मस्ट अंडरस्टैंड। मैंने ऑटिज़म्स को जितना समझा है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट इन द प्रीवियस क्लिप्स कि मैं आपको भी उतना गाइड कर सकूं। अंडरस्टैंडिंग ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हम डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं, समझ नहीं आ रही होती, कोई इधर को चला देता है, कोई किधर को चला देता है। बट मेरा पॉइंट ये था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, स्पीच थेरेपी का सेशन नॉन वर्बल बच्चे के लिए भी इफ़ेक्टिव है। किस तरह से है मैंने उसको एक्सप्लेन किया। सॉरी, फाइन। बिहेवियर थेरेपी में डिफरेंट बिहेवियर थेरेपी प्रोग्राम्स हैं। ABA के नाम से है, टीच के नाम से है, सनराइज़ के है, ग्रीन फ्लोर्स है। एक ये बेसिकली इससे पहले NLP और जिस तरह से ये इसके PRT पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, ये बेसिकली उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, आप ये कह लें। जिस तरह चीज़ें डेवलपमेंट में आगे से आगे बेहतरी की तरफ जाती हैं, शायद रिफ़ाइन करके हम उसमें पहले एक ही डॉक्टर होता था, सारी चीज़ों को देखता था, फिर आई ब्रेन ये सब अलग निकलते गए। सो दिस इज़ समवट लाइक दैट। मैं इसको जो एवेलुएट करता हूँ कंपैरिजन में जब देखता हूँ तो ये कुछ उस तरह का मुझे नज़र आता है। तो वो कोई भी प्रोग्राम हो, ऑल आर गुड। मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके अलावा और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इन प्रोग्राम्स में नहीं है।
इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है, करवाने वाला कैसा है, क्या वो ऑटिज़म को समझता है, क्या वो एक ही काम उसको बार बार अपॉर्चुनिटी देगा, अगर उसको ये पता है कि ये बच्चा रेपिटेटिव है और वो उसको गलत करने का मौका ज़्यादा देगा या कम देगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द थेरेपिस्ट एंड कि वो उसको ऑटिज़म को कितना अच्छा समझता है या कितना बेहतर कर सकता है, उस पर डिपेंड कर रही होती हैं ये सारी चीज़ें, प्रोग्राम जो भी हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत अच्छी अप्रोच के साथ की जाती है। समटाइम्स पेरेंट्स कहते हैं जी कि ये पेंसिल नहीं पकड़ता, इसलिए इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवानी है मैंने। इसको वो आके मुझे जब शेयर करते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसमें कहते हैं जिसके हमने स्पीच करानी है, बिहेवियर थेरेपी करानी है और OT भी करवानी है। पॉइंट इज़ दिस कि अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की एक पेन को भी वो बड़ी एक्यूरेटली, फाइनली उठा लेता है, पेंसिल नहीं पकड़ता। ही डजंट हैव समथिंग रिलेटेड टू दिस फाइन मोटर स्किल्स, वो उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जो प्रोफेशनल इस चीज़ को समझता है ऑटिज़म के, वो उसको OT शायद ना करवाए, वो उसके इंटरेस्ट पे, उसको कंप्लायंस में लाने पे ज़्यादा एफर्ट करे बनिस्बत उसकी ये एक्टिविटीज़ ऐसी करने में जिसमें कि फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व हैं, उस पे वो उतना टारगेट नहीं करेगा जितना वो उस एरिया पे काम करेगा। वो काम के लिए मैं स्टेप टू लर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरी हर टीचर OT है, दे नो व्हाट इट इज़। वो सारा दिन उनको वही काम करवाती है। ऑटिज़म में समटाइम्स अगर तो OT के टारगेट उसकी अटेंशन लेना, उसको इन्वॉल्व करना, इस तरह के हैं, या उसके वेस्टिब्यूलर या उसके बैलेंसिंग सिस्टम को बेहतर करने का इफेक्ट को में वीकनेस हमें नज़र आ रही है, उस तरह की चीज़ों के लिए वो टारगेट कर रही हैं, फिर तो इट्स ओके। लेकिन अगर वो सिर्फ ग्रिपिंग उसकी इम्प्रूव करने के लिए OT करवाना चाह रहे हैं या कोई कर रहा है, इट डजंट मेक सेंस टू मी। उसकी वजह मैंने आपको बताई है। अपनी पसंद की बारीक चीज़ भी पकड़ लेता है, पेंसिल से इंटरेस्ट नहीं है लिखने के लिए, तो पेंसिल पकड़ाना उसको एक मुश्किल मरहला हो जाता है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उसमें डिफरेंस क्या है। समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड, समटाइम्स इट इज़ नॉट। दिस इज़ इंपॉर्टेंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। तो इसको एवेलुएट करना, अंडरस्टैंड करना चाहिए बीइंग पेरेंट आपको एक, और हर अच्छे प्रोफेशनल को भी चाहिए कि क्या इसकी ज़रूरत भी है। एक 30 मिनट्स का सेशन मैं उसको एडिशनल इंडिविजुअल दे रहा हूँ, उसके पैसे भी मैं अलग से ले रहा हूँ। इज़ इट रिक्वायर्ड फॉर दैट रीज़न? अगर तो रिक्वायर्ड है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर वही काम उसको सारे दिन में चाहिए और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में चाहिए, तो स्पेसिफिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोशल थेरेपी सारा दिन होती है, होनी चाहिए, एक प्रोग्राम खाली करवा के नहीं हो सकती है। एनी हाउ उसको पेरेंट्स को अपनी अपनी इन्वायरमेंट में, मार्केट में, मॉल में, किसी के घर गए हुए, किसी के घर गेस्ट आ जाए, उसके एवरी टाइम सोशल थेरेपी का रोल उसमें है। इंटरेक्शन में सोशल इंटरेक्शन है हमारा सोसाइटी में हर मेंबर के साथ, हर एज ग्रुप के साथ, उसके मुताबिक उसको हमें टारगेट करना चाहिए, कराना चाहिए। फाइन, विल कंटिन्यू दिस इन द सेम सीक्वेंस अगली में क्लिप के अंदर इंशाल्लाह ताला। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।